हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिजियो स्कूल। ओके, सो आज हम हमारी बायोमैकेनिक्स में जो हमारी सीरीज़ है उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, विच इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लास्ट वीडियो में हमने फोर्स वेक्टर्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में हम सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास के बारे में, लाइन ऑफ ग्रेविटी के बारे में, सेगमेंटल सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में सेंटर ऑफ मास कहाँ आती है, लाइन ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ मास, ये सब का क्या कनेक्शन है, एंड ऑल्टरेशन इन मास। ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कहते हैं COM या फिर हम कहते हैं COG। ठीक है, अभी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पहले तो क्या होती है, अनलाइक अदर फोर्सेस दैट में एक्ट ऑन अ पॉइंट और अ लिमिटेड एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट ऑन ईच यूनिट मास। ठीक है, अब आप इस फिगर में देखिए, ये वाली फिगर में ये जो इंसान है ये इस बॉक्स को धक्का मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स लगा रहा है पुश की, वो किधर लगा रहा है, एक पर्टिकुलर एरिया पे लगा रहा है, बॉक्स के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसी जब फोर्सेस होती हैं तो हमें पता है कि ये फोर्सेस एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है। पर ग्रेविटेशनल फोर्स में ऐसा नहीं होता है, वो हर एक यूनिट मास पे लगता है। फॉर एग्जांपल आप ये बॉक्स देखिए, ये ऐसे पड़ा है ज़मीन के ऊपर, ठीक है। अब इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है, इसलिए ऐसे पड़ा हुआ है, करेक्ट। हमें पता है, हम लोग बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, सब कुछ ग्रेविटी हमें अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये ग्रेविटी का फोर्स सिर्फ इतने पोर्शन पे नहीं लग रहा जितने पोर्शन पे ये बॉक्स और ये ज़मीन एक दूसरे कांटेक्ट में है। ये हर एक यूनिट मास के ऊपर लग रहा है। बॉक्स के हर एक यूनिट मास, मतलब अगर सपोज पूरा बॉक्स 45 kg का है तो उसके पर हर एक kg के ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। हर एक यूनिट के ऊपर ये फोर्स लग रही है जिसका ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी बाकी फोर्सेस की तरह एक पर्टिकुलर एरिया या पर्टिकुलर जगह पे नहीं लगती है, वो पूरे ऑब्जेक्ट के हर एक यूनिट के ऊपर लगती है। ओके, ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कि हमने लास्ट वीडियोस में फोर्स वेक्टर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब वेक्टर ड्रॉ कहाँ से करते हैं, जहाँ पे सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, ठीक है। तो वहाँ से हम वेक्टर बनाना शुरू करते हैं और फिर उसकी डायरेक्शन लेते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, ठीक है। तो हमने इस वाले एग्जांपल में तो देखा कि इस पॉइंट के ऊपर कांटेक्ट मैक्सिमम है, तो यहाँ से वेक्टर बनाना शुरू करेंगे और फिर इस डायरेक्शन में वेक्टर हम बना देंगे। पर अभी मैंने कहा कि ग्रेविटी की ऐसी फोर्स है जो हर एक ऑब्जेक्ट यूनिट मास पे लगती है, उस ऑब्जेक्ट के हर एक यूनिट के ऊपर लगेगी। तो आप क्या करोगे, हर एक यूनिट मास से आप एक एक वेक्टर ड्रॉ करोगे। यहाँ पे भी लग रही है, इस वाले यूनिट मास पे भी लग रही है, तो इतने सारे वेक्टर आप ड्रॉ करोगे नहीं, ये इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इतने सारे वेक्टर्स ड्रॉ करेंगे तो हम समझेंगे कैसे उस फोर्स को, ठीक है। तो इस चीज़ को सिंपल करने के लिए एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो वो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस ऑब्जेक्ट का एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है। हाइपोथेटिकल मतलब वो रियलिटी में नहीं है, पर हमने उसको हाइपोथेटिकल बनाया है ताकि हम लोग ईजीली समझ सकें। तो वो एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पे आप ऐसा कह सकते हो कि पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है ना, वो इसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने इस पे कहा था कि हर एक यूनिट मास पे लगेगा, तो इन सब का जो हर एक यूनिट है ना, इसका हर एक यूनिट मास मतलब हर जिस पार्टिकल से बना हुआ ये पूरा बॉक्स, उन सब का मास एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम सोच लें कॉन्सेंट्रेटेड हो रखा है, ताकि हमें ईजी हो जाए समझना ग्रेविटी की फोर्स को। और यही पॉइंट है होगा जिसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स वर्क कर रही होगी। अब हर एक पार्टिकल के ऊपर अगर हम समझने बैठेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस बॉक्स में हर एक पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है। अब उस हर एक पार्टिकल का वेक्टर ड्रॉ करके उसको स्टडी करना आसान नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंपल करने के लिए एक सेंटर ऑफ मास बनाया है जिसके हम हाइपोथेटिकल पॉइंट कहते हैं, जिसके ऊपर उस पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेटेड हो रखा है, या तो कह सकते हैं कि उसी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी का फोर्स लगता है, उसी पॉइंट के ऊपर हम
कह सकते हैं कि ग्रेविटी और इस ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कॉन्टैक्ट आ रहा है तो वो इस पॉइंट पे आ रहा है, तो ये हाइपोथेटिकल पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इसी पॉइंट से हम लोग फोर्स का, ग्रेविटी का वेक्टर बनाना शुरू करेंगे। हमने पढ़ा है कि किसी भी जहाँ फोर्स लगती है वहाँ पे वेक्टर होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो ग्रेविटी के लिए हम लोग उसके सेंटर ऑफ मास से एक वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। इसलिए ये सेंटर ऑफ मास का यही काम है। पहले तो हम वो एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है और उस पॉइंट से हम लोग ग्रेविटी का वेक्टर बनाते हैं, ठीक है। आई गेस आप समझ गए हो, ओके। चलिए, इन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट द सेंटर ऑफ मास इज लोकेटेड। अब सेंटर ऑफ मास हाइपोथेटिकल है, ठीक है, समझ गए। पर आपको अब अगर सपोज अनुमान लगाना है कि उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, तो कैसे लगाएंगे? तो दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब हर एरिया, हर जगह से वो ऑब्जेक्ट सेम दिखेगा। सपोज ये बॉल देखिए, अब आप फुटबॉल देखते हो, हर एरिया से, हर साइड से उसका रेडियस, उसका डायमीटर हर जगह से सेम रहता है, उसका डायमीटर हर जगह से सेम रहता है। मतलब वो क्या हो गया, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। जबकि अब एक क्ले की बॉल देखेंगे, क्ले की बॉल अब ऐसा इतना ऐसे एकदम सिमेट्रिकल शेप नहीं है, एसिमेट्रिकल है। मतलब कुछ भी आगे पीछे शेप हो रखा है, हर जगह से ये शेप सेम नहीं है। इन ऐसे ऑब्जेक्ट्स को एसिमेट्रिकल कहते हैं और जो हर जगह से सेम रहते हैं उनको हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका सेंटर ऑफ मास उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। मतलब ये सर्कल का जो सेंटर होगा ना, उसका वो सेंटर ही उसका सेंटर ऑफ मास हम मानेंगे, उसी सेंटर को हम उसका हाइपोथेटिकल पॉइंट मानेंगे। कैसे ऑब्जेक्ट में? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में, मतलब जो जब जगह से सेम हो। फॉर एग्जांपल आप एक ये स्क्वायर देख लीजिए, स्क्वायर भी हर जगह से सेम होता है, तो उसका जो सेंटर होगा ना, चारों साइड उसकी सेम होती है, ठीक है। तो उसका जो सेंटर होगा ना, वही हम उसका सेंटर ऑफ मास मान लेंगे। किसी क्यूब का, जो हम क्यूब खेलते हैं रूबिक्स क्यूब, वो भी है हर जगह से सिमेट्रिकल होता है, तो उसका जो सेंटर होगा ना, हम उसको उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, हम उसको उसका सेंटर ऑफ मास मानेंगे। पर एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स में क्या होगा? एसिमेट्रिकल मतलब आप ये बैट को देखिए, एक तरफ से ये मोटा है, एक तरफ से ये पतला है, ठीक है। तो मतलब ऐसा है ही नहीं कि ये रॉड, एक रॉड के मुकाबले एक रॉड रख देती है यहाँ पे जो एकदम सीधी है, यहाँ से भी उतनी मोटी, यहाँ से भी उतनी मोटी है। पर ये बैट देखिए, एक तरफ से मोटा है, एक तरफ से पतला है। तो ये रॉड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट हो गई और ये बैट हो गया एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सो ऐसे एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स का सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढेंगे? तो वो सेंटर ऑफ मास होगा हैवियर साइड की तरफ। तो जो साइड थोड़ी हैवी होगी ना उस ऑब्जेक्ट की, उस साइड उसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, उसके नाम के अंदर ही मास आता है, तो वो हमेशा जहाँ पे मास होगा, जहाँ पे हैवी होगा, वहीं पे वो शिफ्ट होगा। तो ये जो हाइपोथेटिकल पॉइंट है ना, वो हैवियर साइड हमेशा शिफ्ट होगा। तो ये देखिए, ये पूरे बैट में ये हैवियर साइड है, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा इधर शिफ्ट हो रखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। जबकि ये अगर एक रॉड होती यहाँ पे, तो उसका एकदम ज्योमेट्रिकल सेंटर, मतलब ये पूरी 10, अगर सपोज कीजिए ये 10 मीटर की रॉड होती, तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब 5 मीटर, तो 5 मीटर के ऊपर उसका सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। पर एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट में जो सेंटर ऑफ मास है टुवर्ड्स हैवियर साइड, मतलब जहाँ मास होगा उस साइड वो शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हाइपोथेटिकल पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास नीड नॉट टू लाई विद इन द ऑब्जेक्ट। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के अंदर ही होना चाहिए। अंदर इन द सेंस, इसमें देखिए, इस वाले बैट में जो सेंटर ऑफ मास है वो बैट के अंदर की तरफ, मतलब बैट के अंदर ही है, बैट के वुड के अंदर ही है। ये बॉल देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास बॉल के अंदर ही है। पर ये क्रच देखिए, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ स्पेस बीच में, ऐसे क्रच के अंदर नहीं है, यहाँ पे ये क्रच के अंदर, या यहाँ पे, या सॉरी यहाँ पे नहीं है, ये एक स्पेस में बीच में जगह में। तो ऐसे भी हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है। अब आप सोचेंगे ऐसा क्यों होता है, ये ऐसे, मतलब ये हाइपोथेटिकल फिजिक्स को इजी करने के लिए ये पॉइंट बनाया गया है, ठीक है। और अब आप एक सब फिगर में आपने एक चीज़ कॉमन देखी है, हर फिगर के उधर एक फिंगर बनी हुई है जिस पे उसको बैलेंस किया है ऑब्जेक्ट को। इसमें देखिए, यहाँ पे भी फिंगर बनी है, इसमें देखिए यहाँ पे भी फिंगर बनी है। तो इसका रीज़न क्या है? तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है
जिस पॉइंट के ऊपर आप उस ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। पता है बॉल फुटबॉल्स को घुमाते हैं उंगलियों पे ऐसे घुमाते हैं, तो वो किस पॉइंट पे घुमाते हैं? अगर इधर उंगली रखेंगे तो बॉल गिर जाएगी, इधर उंगली रखेंगे तो बॉल गिर जाएगी, पर एक पॉइंट होगा जिसके ऊपर बॉल नहीं गिरेगी, स्टेबल रहेगी। तो वो पॉइंट जहाँ पे स्टेबल आप बैलेंस कर सकते हो उस पॉइंट को भी आप सेंटर ऑफ मास कह सकते हो। ये बैट को इस पॉइंट के ऊपर ये स्टेबल रख सकता है तो ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया। उसी तरह एक क्रच को भी ऐसे स्टेबल रख सकता है तो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। समझ गए आप? ठीक है। अब लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होती है? तो अभी हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होता है, जिसको हम हाइपोथेटिकल समझकर सोचते हैं कि उसी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटी लग रही है, ठीक है, तो उस पॉइंट से जब हम लाइन ऑफ ग्रेविटी, हम एक वेक्टर बनाते हैं ग्रेविटी का, उस वेक्टर को, जो ग्रेविटी के वेक्टर को हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशनल वेक्टर है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वेक्टर है उसका नाम है लाइन ऑफ ग्रेविटी। और उसको हम कहाँ से बनाना शुरू करेंगे? उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से, ठीक है। फोर्स वेक्टर्स कैसे बनाना है, कहाँ से बनाना है, वो हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया है। प्लीज़ आप वो वीडियो जाके देख लीजिए तो आपको और जल्दी समझ आएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी का वेक्टर हमेशा उसके उस ऑब्जेक्ट के सेंटर ऑफ मास से बनाना शुरू करते हैं और उस वेक्टर को हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब देखिए, द लेंथ ऑफ वेक्टर इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू द स्केल और इट में एक्सटेंड व्हेन रिलेशन। हमने ये सब लास्ट वेक्टर्स के लेक्चर में पढ़ा है कि किसी भी वेक्टर का लेंथ उसका प्रपोर्शन बताता है कि कितनी फोर्स लग रही है। छोटा वेक्टर तो छोटी फोर्स, बड़ा वेक्टर तो बड़ी फोर्स, ठीक है। और हमेशा हमें पता है ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगती है? नीचे की डायरेक्शन में। तो जो लाइन ऑफ ग्रेविटी है उसको हम बनाना शुरू करेंगे सेंटर ऑफ मास से। उसी डायरेक्शन हमेशा नीचे की तरफ होगी क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, और उसका लेंथ छोटा बड़ा होगा डिपेंडिंग के ऑब्जेक्ट का मास क्या है। हमने पढ़ता है मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी, ठीक है। तो जितना अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसका मास ज़्यादा होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रही होगी, ठीक है, ठीक है। और जी तो हर जगह कांस्टेंट रहता है, ओके। तो वेक्टर की लेंथ से पता चलेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर ज़्यादा लग रही है या फिर कम लग रही है, ओके। चलिए अब हम देखते हैं सेगमेंटल सेंटर ऑफ मास क्या होता है। हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। आप फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? अपर लिम्ब अलग से, लोअर लिम्ब अलग से, हेड एंड नेक अलग से पढ़ते हो। अपर लिम्ब में भी आप फोर आर्म पढ़ोगे, आर्म पढ़ोगे, हैंड पढ़ोगे। तो ऐसे हर पूरी बॉडी को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर रखा है। तो हर सेगमेंट का अपना एक सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, नहीं होता है, सॉरी, हर सेगमेंट का सेंटर ऑफ मास होता है हमारी बॉडी में। सपोज इस फिगर में देखिए, ये आर्म सेगमेंट है, ये फोर आर्म का सेगमेंट है और ये हैंड सेगमेंट है। इन तीनों का अपना अपना सेंटर ऑफ मास भी है। कैसे? देखिए यहाँ पे फिगर में बना रखा है। ये देखिए, ये आर्म का सेंटर ऑफ मास है, ये फोर आर्म का अपना इतना पोर्शन फोर आर्म का है और इतना पोर्शन ये वाला हैंड का पोर्शन है और ये वाला आर्म का पोर्शन है। तो इस पोर्शन का सेंटर ऑफ मास ये रहा। फिर ये वाले पोर्शन जो फोर आर्म है उसका सेंटर ऑफ मास ये रहा। फिर ये वाला पोर्शन जो हैंड है उसका सेंटर ऑफ मास ये रहा, ठीक है। तो हर सेगमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास है। और देखिए हर सेंटर ऑफ मास से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इस लाइन को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ ग्रेविटी। अब आप देखिए, आर्म थोड़ा हैवी होता है फोर आर्म के मुकाबले, तो उसका मास थोड़ा ज़्यादा है, तो उस पर ग्रेविटी भी थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो आप उसकी लेंथ देखिए वेक्टर की, एक मिनट, इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ थोड़ी बड़ी है, फोर आर्म की लेंथ थोड़ी छोटी होगी और हैंड की तो और ही छोटी होगी, क्योंकि लेंथ क्या बताता है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स उस पार्ट पे लग रहा है। तो आर्म ज़्यादा हैवी होता है, तो हमने पता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है mg। तो यहाँ पे m बड़ा तो ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ गई, g तो हर जगह कांस्टेंट रहेगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आर्म की मास ज़्यादा है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा है, तो उसकी लेंथ वेक्टर की ज़्यादा होगी। हैंड की कम है, हैंड की उससे कम है और फोर आर्म की भी कम है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी में हर एक सेगमेंट का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है और उधर से हम बनाते हैं उसकी अपनी ही लाइन ऑफ ग्रेविटी भी बनाते हैं, ठीक है। अब कंपोजिशन ऑफ फोर्स वेक्टर्स, दो फोर्स वेक्टर को मिला के एक अलग रिजल्टेंट फोर्स वेक्टर बनाना, उसको कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स वेक्टर। जैसे कि ये एक रॉड है, इसके ऊपर दो जगह पे फोर्स वेक्टर हमने बनाए, ठीक है, ये यहाँ पे। अब इन दोनों फोर्स वेक्टर को प्लस करके एक कॉमन फोर्स वेक्टर बना दिया जो इन दोनों फोर्स वेक्टर का एडिशन है, उसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्स वेक्टर। तो ठीक है, अब इस फिगर में देखिए, ये आर्म का फोर्स वेक्टर अपना है, फोर आर्म का अपना है और हैंड का अपना है, ठीक है। अब इस फिगर में देखिए इन्होंने क्या किया
कि ये फोर आर्म और हैंड के वेक्टर को मिला के एक रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया, जो इन दोनों वेक्टर का एडिशन है। इन दोनों वेक्टर मतलब इन दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स का एडिशन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया, और इसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द फोर्स वेक्टर। दो फोर्स वेक्टर को कंबाइन करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बनाना, जिसकी अमाउंट कितनी होती है उन दोनों के ओरिजिनल मैग्नीट्यूड की। सपोज यहाँ पे क्या कहते हैं फोर आर्म पे सपोज 5 न्यूटन फोर्स लग रही थी, हैंड पे 2 न्यूटन फोर्स लग रही थी, तो ये 5 सेंटीमीटर बड़ा वेक्टर बना दे, ये 2 सेंटीमीटर बड़ा वेक्टर। तो अभी इन दोनों के फोर्सेस को प्लस कर देंगे तो कितनी हो जाएगा 7। तो फिर ये हमने एक बड़ा सा 7 सेंटीमीटर का वेक्टर बना दिया जो इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, आई होप आप समझ गए हो कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। ठीक है, when the two gravitational vector are acting on the same rigid object composed into one gravitational vector, the new point is application located between the line joining the two original vector। तो ये जो वेक्टर है, इसका वेक्टर और इसका वेक्टर को हम जब लाइन ज्वाइन कर दी दोनों की, तो इनके बीच में जो पॉइंट आएगा उधर से हम उनका रिजल्टेंट वेक्टर बनाएंगे। देखिए इस पॉइंट पे इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। ठीक है, और ये सब किस में होता है, रिजिड ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, रिजिड ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं वो भी हम देखते हैं, पर आप समझ लीजिए दो ग्रेविटेशनल वेक्टर को प्लस कैसे करना है, वो दोनों वेक्टर के बीच में जो उन दोनों को ज्वाइन करती है एक लाइन बनानी है और उनका सेंटर पे उनका रिजल्टेंट वेक्टर बना देना है। इन केस जब दोनों का वेट सेम हो, समझ रहे हैं आप, हमने पढ़ा था कि जब सेंटर ऑफ मास टूवर्ड्स हैवियर साइड थोड़ा शिफ्ट होता है, अगर फोर आर्म और हैंड दोनों का वेट सेम नहीं होता है, फोर आर्म थोड़ा हैवी है, ठीक है, तो हमारा वेक्टर थोड़ा इस साइड थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होगा क्योंकि फोर आर्म थोड़ा हैवी होता है। ठीक है, और उन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर थोड़ा सा टूवर्ड्स फोर आर्म होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास, जो रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास है ना इन दोनों का, फोर आर्म और हैंड का, वो थोड़ा सा हैवियर साइड शिफ्ट हो जाएगा, और हैवियर साइड यहाँ पे क्या है, फोर आर्म। ठीक है, समझ गए? ओके। when the link segment are not equal in mass, they will come closer to heavier side। अभी मैंने बताया जैसे कि एक रॉड में अगर मैंने एक रॉड बना दी और उसके यहाँ पे मैंने दो वेक्टर बना दिए अलग अलग। ठीक है, अब मेरे को इन दोनों वेक्टर का एक प्लस वेक्टर बनाना है, तो ये रॉड इधर से सेम है, इधर से भी उतनी मोटी है, इधर दोनों साइड से वो एकदम सही है, सिमेट्रिकल है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ इन दोनों का वेक्टर हम प्लस कैसे करेंगे, एकदम अगर सपोज ये पूरी 10 सेंटीमीटर की रॉड है तो उसका बीच का हम 5 सेंटीमीटर पे उसका सेंटर ऑफ मास ढूंढ के वहाँ से हम वेक्टर बना देंगे। पर हैंड ये वाले पूरे सेगमेंट में क्या है, फोर आर्म का आर्म थोड़ा हैवी होता है, फोर आर्म उससे थोड़ा कम हैवी और हैंड थोड़ा कम हैवी, तो हमारा जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना इन तीनों का एक अपना ही रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम बनाना चाहें तो वो थोड़ा आर्म की तरफ शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि आर्म थोड़ा हैवी है। हमने अभी कहा सेंटर ऑफ मास थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, इन तीनों का कॉम्बिनेशन करेंगे तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे थोड़ा शिफ्ट होगा क्योंकि ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास उसी साइड जाता है जिस साइड मास होता है, उसके नाम में ही मास है, तो बोलते हैं मैं तो मास की तरफ जाऊँगा, तो थोड़ा सेंटर ऑफ मास हमने थोड़ा शिफ्ट कर दिया और वहीं से हमने एक वेक्टर बना दिया जिसको हम कहेंगे हमारा ग्रेविटेशनल वेक्टर। ठीक है, तो समझ गए आप लोग वेक्टर को कंपोजिशन कैसे करना है। पहले सारे ऑब्जेक्ट का जितने भी सेगमेंट है उनका एक कॉमन सेंटर ऑफ मास ढूंढना है जो हैवियर साइड थोड़ा शिफ्टेड होगा, और उस सेंटर ऑफ मास से हमें वो वेक्टर रिजल्टेंट बनाना है जो इन तीनों सेगमेंट का सम है, इन तीनों सेगमेंट का टोटल है। समझ गए? ओके। The center of mass for one object or rigid series will remain unchanged regardless of the position in space. However, the movable segment, the position of center of mass keeps on changing. अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, ये रॉड का एग्जाम्पल और हैंड का एग्जाम्पल। ठीक है, अब रॉड को हमने अगर ये रॉड को मैंने हटा के ऐसे सीधा रख दिया, ठीक है, तो इस टाइम पे इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब मैंने इसको उठा के ऐसे सीधा रख दिया तो तब भी उसका सेंटर ऑफ मास उधर ही रहेगा। अगर ये पूरी रॉड अगर 10 मीटर की रॉड है और उसका सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पे है, तो इस रॉड को मैं उठा के ऐसे रख दूंगी ना, तब भी उसका सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पे रॉड के अंदर ही रहेगा। क्योंकि ये रॉड एक रिजिड सेगमेंट है, रिजिड है मतलब ये मूव नहीं कर सकता। आप इसको रॉड को तोड़ दो,
या फिर मोड़ दो, वो फिर बात अलग हो जाएगी, उसमें उसका सेंटर ऑफ मास बदल जाएगा। पर ये एकदम रिजिड रह रखा है तो ये उसका सेंटर ऑफ मास नहीं बदलेगा। जबकि आप हैंड में देखिए, यहाँ पे देखिए, इस वाली फिगर में देखिए, ये वाली फिगर में, इसमें देखिए, इन तीनों का कंपोजिट वेक्टर कहाँ पे है, यहाँ। कंपोजिट मतलब तीनों का टोटल वेक्टर और सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है। अब मैंने एल्बो को कर लिया फ्लेक्शन, तो मेरा सेंटर ऑफ मास यहाँ से हट के इधर पहुँच गया, तो ये सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो गई, वेक्टर की पोजीशन चेंज होगी, सब चेंज हो गया। तो इसका कहने का मतलब ये है कि हमारे बॉडी में सेंटर ऑफ मास, हर सेगमेंट सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हमेशा चेंज होती रहती है, क्योंकि हम हमेशा चेंज होते रहते हैं। हम एक ही जगह पे थोड़ी बैठे रहते हैं पूरा टाइम, हम इधर हिलेंगे, उधर चलेंगे, इधर झुकेंगे, समझ गए आप? ओके। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली पूरे बॉडी का एक पॉइंट कहाँ होता है? अभी हमने देखा कि हर सेगमेंट का अपना सेंटर ऑफ मास होता है, समझ गए? अपर लिम्ब का अपना होता है, लोअर लिम्ब का अपना होता है, पर अगर पूरी बॉडी का एक पॉइंट ढूंढना हो तो वो पॉइंट कहाँ पे आएगा? सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के सामने, सेकंड सैक्रल S2 वर्टिब्रा के सामने। और कंडीशन क्या होनी चाहिए? बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आगे बेंड होके फ्लेक्शन में हो, आपका शोल्डर एबडक्शन में है, या फिर आपका नी फ्लेक्शन में हो रखा है, नहीं, बॉडी एनाटॉमिकल पोजीशन में होगी। तब जिस पॉइंट पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा उस वो पॉइंट होगा सेकंड सैक्रल सेगमेंट, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के सामने। तो हमारी जो वर्टिब्रा है, इस फिगर में देखिए, ये वाली फिगर, ये सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा है, इसके सामने जो पॉइंट होगा वो हमारा पूरी बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, चलिए। अब हम, अगर अभी मैंने कहा कि हम तो भाई पूरा टाइम चेंज होते रहते हैं, हमारी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो इसका रीज़न मतलब ये है कि हमारी सेंटर ऑफ मास जो यहाँ पे सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के आगे था वो भी हमेशा चेंज होता ही रहेगा। ठीक है, देखिए इस पोजीशन में यहाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब ये आदमी आगे झुक गया तो इसका सेंटर ऑफ मास देखो यहाँ पे आ गया, समझ गए? तो हमारी बॉडी चेंज होती है तो हमारा सेंटर ऑफ मास भी चेंज होता है, इसलिए हमेशा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के सामने, अनटिल एंड अनलेस इट इज़ इन एनाटॉमिकल पोजीशन। याद रखना है, एनाटॉमिकल पोजीशन होगी तो ही सेंटर ऑफ मास हम कह सकते हैं कि सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा के सामने है, वरना उसकी पोजीशन चेंज होगी अगर हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। ठीक है, अब लाइन ऑफ ग्रेविटी कहाँ से पास होती है? तो हमने अभी पढ़ा कि सेंटर ऑफ मास से जो हम वेक्टर ड्रॉ करते हैं उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। तो ह्यूमन बॉडी में लाइन ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन भी चेंज होती रहेगी। देखिए कैसे। अब इस देखिए, ये दोनों पोजीशन क्या है? एनाटॉमिकल पोजीशन है। ये स्टैंडिंग में एनाटॉमिकल दिखा रहा है और ये सुपाइन में एनाटॉमिकल दिखा रहा है। तो इन दोनों चीज़ में एक तो कॉमन है, एनाटॉमिकल पोजीशन है दोनों की, और एनाटॉमिकल पोजीशन मतलब दोनों का सेंटर ऑफ मास भी सेम जगह पे ही होगा, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा पे ही है दोनों का, क्योंकि पोजीशन तो एनाटॉमिकल ही है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास तो बदला नहीं, पर यहाँ बदला क्या है? लाइन ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन। इस फिगर में देखिए, लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या है? हमारे पैरों से पैरेलल है, ये लाइन ऑफ ग्रेविटी है, ये इसके पैर है, इनके पैरेलल है ये लाइन ऑफ ग्रेविटी। इस फिगर में देखिए, ये इसके पैर ऐसे है और लाइन ऑफ ग्रेविटी ऐसे है, तो क्या परपेंडिकुलर हो गई। समझे आप लोग? तो एनाटॉमिकल पोजीशन में सेंटर ऑफ मास तो सेम रहा, पर लाइन ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी, क्योंकि बॉडी की पोजीशन, ओरिएंटेशन चेंज हो गया बॉडी का, पोजीशन नहीं ओरिएंटेशन। यहाँ सुपाइन से स्टैंडिंग में चला गया तो ये लाइन ऑफ ग्रेविटी की पोजीशन चेंज हो, क्योंकि हमें पता है लाइन ऑफ ग्रेविटी हमेशा नीचे की डायरेक्शन में ही करेंगे। आप लाइन ऑफ ग्रेविटी, अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि जहाँ से आप ऐसे लाइन ऑफ ग्रेविटी बनाओ, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे ही लग रही है ना हमेशा, तो डायरेक्शन तो हमेशा नीचे ही रहेगी। ठीक है, तो बॉडी अगर उठा के हमने ऐसे लिटा दिया उसको तो भी डायरेक्शन तो नीचे की तरफ ही रहेगी, पर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ गए आप? ठीक है, अब इन सेंटर ऑफ मास, लाइन ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी, इन तीनों का क्या रिलेशन है हम वो देखते हैं। किसी भी बॉडी को स्टेबल रहना हो ना, तो उसका सेंटर ऑफ मास बेस ऑफ सपोर्ट के अंडर आना चाहिए। बेस ऑफ सपोर्ट के अंडर आना चाहिए का मतलब, बेस ऑफ सपोर्ट क्या होता है? किसी भी चीज़ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट सपोर्ट पे हो तो उसको हम कहते हैं बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, सपोज आप खड़े हैं तो आपके दोनों पैरों पे आप खड़े हैं, तो आपके दोनों पैर और उसके बीच का एरिया आपका बेस ऑफ सपोर्ट है। अगर आप सुपाइन में लेटे हुए हैं, आप सुपाइन में लेटे हुए हैं, तो ये पूरा पोर्शन आपका बेस ऑफ सपोर्ट हो गया। इधर आप खड़े हैं तो सिर्फ इतना पोर्शन आपका बेस ऑफ सपोर्ट हो गया। तो किसी भी चीज़ को स्टेबल रहने के लिए उसका सेंटर ऑफ मास जो है ना, हमेशा बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर होना चाहिए। अगर वो सेंटर ऑफ मास बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर चला गया तो वो ऑब्जेक्ट स्टेबल नहीं रहेगा। ठीक है, अब आप ये समझिए, देखिए ये पोजीशन देखिए,
कितनी डिफ़िकल्ट पोजीशन है, आप इसको कितनी देर तक अगर रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 सेकंड आप इस पोजीशन को मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप गिर जाओगे, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं है। और वो क्यों नहीं है, इस फिगर में देखिए, यहाँ पे इसका बेस ऑफ सपोर्ट क्या है, एक ही पैर है, ऊपर से उसके ऊपर तो ऊपर वो टोस पे खड़ा है, पैर भी पूरा नहीं रखा, पूरे टोस पे खड़ा है। तो और इसका सेंटर ऑफ मास देखिए, ये पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ये है, कैसे है देखिए, लोअर लिम्ब, इस लोअर लिम्ब का सेंटर ऑफ मास ए है, इस पूरे लोअर लिम्ब का सेंटर ऑफ मास बी है, ये पूरे अपर बॉडी सेंटर ऑफ मास सी है। अब इन तीनों को प्लस करके यहाँ पे एक सेंटर ऑफ मास बना दिया है, जो इस पोजीशन में, इस वाली पोजीशन में यहाँ पे इस आदमी का सेंटर ऑफ मास है। अब ये सेंटर ऑफ मास से हमने यहाँ पे लाइन ऑफ ग्रेविटी बनाई, ये बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर है या अंदर है, यहाँ से तो बाहर गिरी हुई है ये लाइन ऑफ ग्रेविटी, तो इसका मतलब ये स्टेबल नहीं है। तो अगर किसी बॉडी को स्टेबल रहना है तो उसका सेंटर ऑफ मास बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर आना चाहिए। अब ये वाली फिगर में देखिए, ये इंसान अपने दोनों पैरों को ऐसे साइड में खड़ा करके वाइड बेस से खड़ा है, तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा हो गया। अब ये इंसान इधर झुकेगा तो ये गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ही है। इधर झुका तो भी सेंटर ऑफ मास अंदर ही रहा, इधर झुका तो भी सेंटर ऑफ मास अंदर ही रहा। अभी कुछ और ही ज़्यादा ही झुक जाएगा तो ऑब्वियसली गिर जाएगा, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास तो बाहर चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर चला जाएगा, तो ये गिर जाएगा। समझ रहे हो आप? तो जितना बड़ा बेस ऑफ सपोर्ट उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ही रहेगा। आप खड़े रहते हो तो आपको कोई धक्का मारेगा तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू आप सो रहे हो। आप लेटे हो, आपको कोई धक्का मार थोड़ी ना आप गिर जाओगे। समझ गए आप? आप बैठे हुए हो अपने ग्लूट रीजन पे, आपका ग्लूट रीजन ज़्यादा बड़ा है तो आपको कोई धक्का मारेगा तो आप जल्दी नहीं गिरोगे, पर आप खड़े हुए हो, आपको कोई धक्का मार देगा तो आप जल्दी गिर जाओगे। समझ गए? क्योंकि आपका बेस ऑफ सपोर्ट उस टाइम पे कम है और आपको धक्का मारा तो आपके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज हो गई और वो चेंज होकर बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर गिर गई, और वो जैसे ही बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर चली जाएगी और आप भी गिर जाओगे। समझ गए? ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है ऑल्टरेशन इन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सेगमेंट। तो बॉडी के मास को आप चेंज करोगे ना, तो साथ ही साथ उसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज होगा, ये हमने अभी देखा। अब आप समझिए, जो फीमेल्स होती हैं ना, उनका जो नीचे ग्लूटियल रीजन होता है और लोअर बॉडी रीजन थोड़ा हैवी होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, तो उनका सेंटर ऑफ मास है ना सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रा के सामने ही होता है, पर हल्का सा नीचे होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़ या मेल्स, जिनका अपर बॉडी, उनका चेस्ट ज़्यादा हैवी होता है, तो उनका सेंटर ऑफ मास हल्का सा ऊपर होता है एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स। समझ गए? तो जहाँ पे वेट होगा सेंटर ऑफ मास उधर ही जाएगा, क्योंकि उसके नाम में ही मास आता है, तो वो मास की तरफ खिंचता है। तो ठीक है, तो जैसे आप बॉडी में मास की पोजीशन चेंज करोगे, वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास की भी पोजीशन चेंज होगी। देखिए इस फिगर में, देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा मास क्या है, ये प्लास्टर, ये इंसान का था अपना खुद का। प्लास्टर के बिना इसका सेंटर ऑफ मास इस पोजीशन पे आता था। अब यहाँ पे प्लास्टर लगा दिया तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा शिफ्ट हो गया और इस नई पोजीशन पे आने लगा। समझ गए? तो ये सेंटर ऑफ मास उस जगह पे शिफ्ट होगा जहाँ पे नया मास ऐड हुआ है। ठीक है, अब देखिए, इसको प्लास्टर तो लग गया, इसका सेंटर ऑफ मास भी चेंज हो गया, पर एक और चीज़ यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये एक पैर पे खड़ा है, ये एक पैर पे खड़ा है, तो इसका जब अगर यहाँ पे ये सपोज ये क्रचेस नहीं होते तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट सिर्फ ये एक पैर होता। ठीक है, तो उसके ऊपर से ये सेंटर ऑफ मास से अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो उस एक पैर के ऊपर नहीं गिर रही थी, मतलब वो उस पैर से बाहर गिरी। देखिए फिगर में, देखिए इसका पैर पीछे है और ये सेंटर ऑफ मास से जो लाइन ऑफ ग्रेविटी ड्रॉ की है वो पैर के आगे है, मतलब वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है ही नहीं। तो अगर ये प्लास्टर पहन के आदमी एक पैर पे खड़ा रहता तो ये गिर जाता। क्यों? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास एक तो बदल गया, उसकी पोजीशन बदल गई और वो बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर है ही नहीं। तो उसको करने के लिए ये क्रचिस दिए जाते हैं। अब ये क्रचिस और ये पैर, ये तीनों मिला के अपना ही एक बेस ऑफ सपोर्ट बना रहे हैं, और ये लाइन ऑफ ग्रेविटी उस बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर गिर रही है, मतलब सेंटर ऑफ मास भी उस बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर गिर रहा है, और इन शॉर्ट पेशेंट स्टेबल हो गया। समझ गए? तो किसी भी चीज़ को स्टेबल रखने के लिए सेंटर ऑफ मास, लाइन ऑफ ग्रेविटी, सब कुछ बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर रहना चाहिए, तभी वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।